Bismillahirrahmanirrahim. All of you are welcome to this new session of software and software engineering. We will talk about unique nature of web apps and mobile apps. यानी कि मोबाइल ऐप और वेब ऐप जो डेवलपमेंट होता है और उसके लिए जो है हमें पूरा प्लान करना पड़ता है कि इसकी क्या खसूसियात हैं, तो नेचर क्या है इसकी, यूनिक नेचर ऑफ वेब एप्स एंड मोबाइल एप्स। और उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर कुछ टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, जिसमें कि जैसा कि पहले सॉफ्टवेयर साइंस के बारे में बात की गई थी। साइंस का मतलब है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के हवाले से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करते हुए कोई प्रोडक्ट बनाना जिसका नाम सॉफ्टवेयर। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका सेटअप बना के एक वेब डेवलप करना, तो वेब साइंस एंड सॉफ्टवेयर साइंस के हवाले से हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए कि उस बहुत ही रेलेवेंट चीज़ है, और उसमें ये कि क्लाउड सर्विसेज हैं, सर्विसेज मॉडल्स हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये तीन जो है वो सर्विसिंग मॉडल्स हैं। इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हम डिस्कशन करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट ई कॉमर्स एंड सोशल वेब। सोशल वेब का मतलब है कि सिर्फ लोग ही इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि मशीन्स भी होती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और फिर ये कि इन्वेंट्री सिस्टम डाटा कनेक्टेड होता है, डाटा के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो हम डाटा एनालिटिक्स और यानी कि ट्रांजैक्शंस करते हैं। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, यहाँ पर ई कॉमर्स के मॉडल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो इसमें से जो इफेक्टिव मॉडल हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट केस स्टडीज। चलते हैं आगे अपने असल कंटेंट की तरफ। वी वर टॉकिंग अबाउट वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। आ जाते हैं यूनिक नेचर ऑफ वेब एप्लीकेशंस। तो ये वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है ये? आजकल ज़माना ही मोबाइल फ़ोन का है, हर शख्स के पास स्मार्टफोन है। तो मोबाइल ऐप्स तो हर कोई जिसको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बारे में पता है, थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानता है, तो डेवलपमेंट, जैसे कि गूगल ने अपने बहुत सारे टूल्स दिए हैं कि आप एक्सेल जो फॉर्म है उसके ऊपर बना लेते हैं, आप क्वेश्चनेयर बना लेते हैं, बहुत कुछ। बैंक्स की एप्लीकेशंस देख लें कि आप घर पे बैठे बैठे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। आप जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का अब ज़माना आ गया, ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं। और इसके अलावा आप अगर मोबाइल का पैनल देखें, अच्छा, मोबाइल फ़ोन का जो रिचार्ज है वो भी आप इसी के ऊपर कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर जो टूल्स मौजूद हैं ज़रा उनको एक नज़र देखें। व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, फोल्डर है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, और इसके अलावा कैमरा है, गेम्स हैं, और गूगल क्रोम है, क्लॉक है, टेम्परेचर है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, बहुत कुछ है। ड्राइव भी मौजूद है, मेल बॉक्स भी मौजूद है, और इसके अलावा मीटिंग की एप्लीकेशंस भी मौजूद है। और जो भी आप इसके ऊपर डालें, सिम के टूल्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो आपको अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब सिलसिला ये है कि ये वेब बेस्ड है। ऑल ऑफ दीज आर ऑपरेटेड थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। अब जब वर्ल्ड वाइड वेब से ये ऑपरेटेड हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारी क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड के ऊपर सारा डेटा है, वहीं पर प्रोसेसिंग होती है। बस आपके पास एक्सेस मैकेनिज्म होना चाहिए। एक्सेस मैकेनिज्म का मतलब है कि आपके मोबाइल के ऊपर इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए। और अगर कनेक्शन की स्टेबिलिटी नहीं है, पैकेज इतना अच्छा नहीं है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन इतने अच्छे काम नहीं करेगी। और दूसरा, सिक्योरिटी होनी चाहिए कि डाटा चोरी ना हो। जैसे कि बैंकिंग की एप्लीकेशंस हैं, उसके हवाले से बात की जाए, तो इसमें यूनिक नेचर की क्या बात हो गई? यूनिक नेचर का मतलब ये है कि उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बगैर काम नहीं होता। तो इसमें 7-8 तरह के पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। हम ज़रा एक नज़र देख लें इनकी खसूसियात, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, पहली बात ये कि नेटवर्क इंटेंसिवनेस।
कि हर वक्त इंटरनेट की ज़रूरत है, इंटेंसिव, उसकी ज़रूरत उसके बगैर काम नहीं चलता। ठीक है, तो आमतौर पर जो भी वेब एप्लीकेशन जहाँ पर आपके घरों पर मोबाइल फ़ोन्स हैं या जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसके घर पर इंटरनेट ज़रूर होगा, ये बात तो मान लेने वाली है कि बगैर इंटरनेट के वो चलेगा नहीं। कि अगर मोबाइल फ़ोन आपने स्मार्टफ़ोन 20-22 हज़ार का या 18-20 हज़ार का लिया है, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर होगा। उसके बगैर तो ये मोबाइल फ़ोन बेकार है, उसके बगैर तो मोबाइल फ़ोन पर आप क्या कॉल सेंड एंड रिसीव करते हैं सिम के थ्रू, तो आप सिम में पैकेज क्यों कराएँगे या उसमें बैलेंस क्यों डलवाएँगे? आपके पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पर ही तो आप ज़्यादातर चलते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ही तो ये जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, वही तो कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कॉन्करेंसी एक ही वक़्त में बहुत सारी एप्लीकेशन रन की जा रही होती हैं या रन की जा सकती हैं। तो उनकी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि अभी मैंने कुछ एप्लीकेशन का तज़किरा भी किया। अनप्रेडिक्टेबल लोड, पता नहीं कि किस वक़्त लोड बढ़ जाए, पता नहीं आपका मोबाइल जो है उस पर बहुत सारी एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ जाए टाइम के साथ-साथ, तो वो स्लो हो जाए, जिसे आप कहते हैं कि लेज़ी हो गया, कि जी बहुत स्लो रिट्रीवल मैकेनिज़्म हो गया। तो इसके अलावा परफ़ॉर्मेंस जो है उसको भी ट्यून करने की ज़रूरत होती है, जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हैं या तो डिलीट करनी होती है, जो व्हाट्सएप पर आपने देखी, जिस काम से आपका काम हो गया, तो उसको आप डिलीट कर दें या स्टोर कर दें अपने कंप्यूटर के स्टोरेज के ऊपर, ताकि आपका मोबाइल फ़ोन एग्जीक्यूट या परफॉर्मेंस अपनी अच्छी देता रहे। अवेलेबिलिटी, कि जिस वक्त सर्विस की ज़रूरत है उस वक्त वो सर्विस अवेलेबल हो जाए, उस वक्त आप उसको एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें। डाटा ड्रिवन, कि डाटा जो है वो डाल रहे हैं, डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट है। इसके अलावा अगर आप कोई कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं या टाइपिंग का काम कर रहे हैं, तो ये टेक्स्ट भी डाटा के तौर पर आ और जा रहा है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, ये डाटा ड्रिवन होता है। अच्छा, इसके अलावा कंटेंट सेंसिटिव, इसमें चूंकि मोबाइल फ़ोन आपकी पर्सनल आईडी से बना हुआ होता है लॉगिन, तो ये जो है कंटेंट जो इसके ऊपर है, एक तो सेंसिटिविटी होती है कि जी पहली बात ये कि अगर कोई भी, जैसे वेब पेज की बात करते हैं कि वेब पेज अब तो रिस्ट्रिक्टेड मोड होता है, पहले ये बहुत मुश्किल होता था कि आपने वेबसाइट का नाम डाला, पता नहीं किस तरह के या ऑफेंसिव एडवर्टाइजमेंट हो जाएं, तो आपको कुछ नहीं पता। जैसे गेम्स में आमतौर पर होता है, फिर आप कहते हैं कि यार गेम्स नहीं हो रही। अब जीमेल की आईडी को आमतौर पर पसंद किया जाता है कि जीमेल पर जो है जीमेल की आईडी पर बैनर्स नहीं लगे हुए होते हैं। याहू को बहुत ही नापसंद किया गया और हॉटमेल को भी किया जाता है, लेकिन याहू को हद से ज़्यादा किया गया कि याहू के पास बिज़नेस ख़त्म हो गया ईयर 2012 के बाद, 2011-2012 के बाद। बल्कि 2008-2009 से इन्होंने बैनर एडवर्टाइज़मेंट डालना शुरू किए, लोगों की ऑफेंस लगने लगा, उन्होंने कोई म्यूज़िक, किसी सेलिब्रिटी और इस तरह के इन्होंने डालना शुरू कर दिए। और अभी भी याहू का फर्स्ट पेज खोलें तो सबसे पहले जो न्यूज़ होती हैं वो पॉलिटिकल से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की होती हैं। लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, हर किसी को ये बात पसंद नहीं होती है, वो साफ-सुथरी चीज़ चाहते हैं कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो जीमेल ने और गूगल ने इस पर बहुत काम किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ किया और रिस्ट्रिक्टेड मोड भी दे दिया, पैरेंटल मोड भी दे दिया कि अब आपकी आईडी से ही पता लगता है, बल्कि आपके अपने सर्च से ही पता लगता है कि आपको किस तरह के कंटेंट चाहिए। तो आप अगर मुनासिब समझते हैं तो जीमेल की आईडी को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर बहुत सारी सिमिलर एप्लीकेशंस और भी मार्केट में आती हैं लोगों की डिमांड के मुताबिक। सो मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशंस इवॉल्व हो रही हैं और मज़ीद भी आ रही हैं नए। तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटर सर्विसेज़ मैनेजमेंट। सर्विसेज़ यूज़र को उसके डेस्कटॉप के ऊपर दे दी जाएँ। हर तरह की सर्विस, सिर्फ़ कंप्यूटिंग सर्विस नहीं, हर तरह की। ऑनलाइन शॉपिंग को देख लें, ऑनलाइन शॉपिंग, और अभी जो है टेक होम डिलीवरी सर्विसेज़ वो भी हैं मौजूद। तो कहने का मकसद ये कि मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन का ज़माना है और इसी के ऊपर और उसके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग और इमीडिएसी, बस चाहिए तो फ़ौरन चाहिए, उसमें रुकावट ना हो, इमीडिएटली चाहिए, ठीक है? सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई, लॉगिन और पासवर्ड और ये थंब इम्प्रेशन, ये चीज़ें आ गई कि जो है सिक्योरिटी के लिए आपने अगर अंगूठे का जो पैटर्न है वो लगाया तो उसमें क्या सिक्योरिटी है, या आइरिस स्कैन है, या इसके अलावा जो है कोड रीडर हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं।
और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, वॉइस है, फेस रिकॉग्निशन है। एस्थेटिक ये कहते हैं कि फर्स्ट व्यू में कलर्स या उसका लुक या उसकी जो स्किन है एप्लीकेशन की, वो फौरन से पसंद आ जाए कि जी किसी तरह का डिस्ट्रैक्ट ना हो, पर्सन को लगे कि नहीं बिल्कुल सही है, बहुत ही कूल एंड काम। तो एस्थेटिक कहते हैं डेकोरेशन को। तो जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है उसकी डेकोरेशन इतनी ज़्यादा डेंसिटी ना हो, इतनी ज़्यादा रेडिएशन ना हो, आप उसको रेडिएशन का नाम देते हैं, इतनी ज़्यादा रेडिएशन ना हो कि देखते ही बंदा कहे कि यार ये कौन से कलर इस्तेमाल किए, डार्क रेड और ये ग्रीन, तो डार्क ग्रीन नहीं। यूज़र की साइकोलॉजी और यूज़र की एज स्लैब के हिसाब से उसके एस्थेटिक यानी कि डेकोरेशन डिज़ाइन किया जाए। तो ये जो है वो बहुत ही ख़ास चीज़ है, इस हवाले से मैंने कहा था। अब इस पर जो है वेब इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स है। अभी तो आप लोग सिर्फ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट उसकी यूनिक नेचर देख रहे हैं, लेकिन इसी बुक के आखिर के चैप्टर्स हैं जिसमें कि वेब ओरिएंटेड डिज़ाइन वेब इंजीनियरिंग कहलाता है। तो उसमें ग्रीन कंप्यूटिंग भी आ जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ जाता है, परवेसिव कंप्यूटिंग भी आ जाता है, एम्बेडेड सिस्टम्स की कंप्यूटिंग भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप ज़रा इस बुक के कंटेंट को देखेंगे। इस बुक के चैप्टर नंबर 13 वेब ऐप क्वालिटी डिज़ाइन, डिज़ाइन गोल्स हैं, और इसके अलावा जो है कंटेंट डिज़ाइन, एस्थेटिक डिज़ाइन हो गया, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आ गया, नेविगेशन। जी, नेविगेशन की भी बात है कि एक पेज से दूसरे पेज या एक लिंक से दूसरे लिंक तक जाना और लिंक ब्रेक ना होना और लिंक रिट्रीव फॉरन से होना, ये उसकी क्वालिटी कहलाता है। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाइपर मीडिया और हाइपर टेक्स्ट, उसमें ख़ास तौर पर यूज़र इंटरफेस को देखा जाता है और नेविगेशन को ख़ास तौर पर। वेब एप्लीकेशंस में और मोबाइल एप्लीकेशंस में नेविगेशन क्विक होनी चाहिए। इस चीज़ को ख़ास तौर पर देखा जाता है कि जी आपने क्लिक किया तो आपको रिस्पॉन्स फ़ौरन मिले। तो किस तरह से मिलेगा? अगर नेटवर्क अच्छा है, अगर जो पैकेज है इंटरनेट का वो अच्छा है, तो फिर रिट्रीवल बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखिएगा इस चीज़ को, फ्यूचर में चलेगा। उसको अब इसकी टेस्टिंग भी है वेब एप्लीकेशन की, बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, सिक्योरिटी टेस्टिंग है, और इसके अलावा नेविगेशन की टेस्टिंग है, कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग है, यूज़र इंटरफेस की टेस्टिंग है, एस्थेटिक्स की टेस्टिंग है। तो ये सारे जो है ना वो डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, यानी कि हर चीज़ क्वालिटी ओरिएंटेड, कुछ भी है क्वालिटी ओरिएंटेड, ताकि यूज़र जो है वो उस पर गेम्स को देख लें। गेम्स भी मोबाइल के ऊपर ज़्यादा चलती है, लूडो को देख लें, उसका एस्थेटिक कितना ज़बरदस्त लोग बना के भिजवा देते हैं, तो लोग पसंद करते हैं। गत्ते का लूडो कम इस्तेमाल करते हैं, कम खेलते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से है कि कितने फ़वाइद हैं ऑनलाइन सिस्टम्स के या वेब एप्लीकेशन के और मोबाइल एप्लीकेशन के। ये मैंने सामने-सामने बातें आप लोगों को बताई हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पैराडाइम है वो है डिज़ाइन क्वालिटी। अगर डिज़ाइन आपकी क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं है, एस्थेटिक की जैसे मैंने बात कही, या जैसे आर्किटेक्चर की बात कही, जैसे नेविगेशन डिज़ाइन की बात कही, या हाइपर मीडिया की बात कही, अगर ये चीज़ें आपकी दुरुस्त नहीं है तो एप्लीकेशन को कोई पसंद नहीं करेगा। वो कहेगा यार बार-बार ब्रेक हो रहा है। और जैसे-जैसे ये एप्लीकेशन पुरानी होती जाती हैं, तो वो अपडेट माँगता है। आपका मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर अपडेट्स क्यों कर रहा होता है? कहता है कि पुराने वर्ज़न के ऊपर अपडेट आ गई है, वो खुद ही इंस्टॉल कर लेता है, तो सेल्फ इंस्टॉलेशन हो जाती है। तो क्वालिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, इसे हम कहते हैं मेंटेनेबिलिटी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट ज़रा देखिएगा। मैंने कहा था कि हाशियों में, मार्जिन्स में ये पॉइंट लिखे हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। मेंटेनेबिलिटी आ गई, ठीक है? अगर ये अच्छे हैं और क्वालिटी है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, और जितना ये इस्तेमाल होगा आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन, उतनी आपके काम की एप्रिसिएशन होगी। केस स्टडीज़ के हवाले से बात करते हैं। कुछ आर्टिकल मैंने राइट अप किए हैं और मैं वन बाय वन आपसे ब्रीफली डिस्कस करूँगा, लेकिन आपसे मेरी गुज़ारिश ये होगी कि आप डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएँ और डाउनलोड करें और फिर इसको बाकायदा तौर पर स्टडी करें। तो ये जो पहला आर्टिकल है इस टॉपिक के हवाले से वो है नोवेल इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग फ्रेमवर्क।
फॉर ई बिजनेस विद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड डेटा माइनिंग। बहुत आपने डेटा माइनिंग के बारे में सुना है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में सुना है, और फिर ये कि ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के हवाले से सुना है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग फ्रेमवर्क, और उसकी एक इंटेलिजेंट अप्रोच, तो एक प्रपोज्ड मॉडल है जिसको कि 2019 में मैंने राइट अप किया था, और इसके हवाले से काम तो बहुत पहले से चल रहा था। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके डायग्राम के हवाले से बताऊं। इसकी डिस्क्रिप्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, पहला कॉन्सेप्ट है वेब साइंस का। वेब साइंस, a general discipline of learning, is presently at high demand of expertise, with ideas to develop software-based web apps and mobile apps to facilitate user और consumer demand, जैसा कि ऑनलाइन शॉपिंग है, और इलेक्ट्रॉनिकली और भी बहुत सारे बिजनेसेस रन कर रहे हैं, जिसमें कि हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज मॉडल यूज करते हैं, और फिर ये कि एक लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी उसके साथ कनेक्टेड होती है, जैसा कि एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, होटल रूम, रेंट ए कार, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी पर्सन कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी स्पेस पर, अपने घर पर, अपने ऑफिस पर, कहीं रोड पर, कहीं भी किसी भी जगह पर हो, फ्रॉम एनीवेयर ऑन अर्थ, यानी कि जमीन पर, फ्रॉम एनीवेयर ऑन अर्थ, वो इंटरनेट से कनेक्ट होके किसी और मशीन या फिर पर्सन के साथ फौरी तौर पर कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल इंटरनेट की मिसाल तो उसमें ये होता है कि हमारे पास डाटा जनरेट होता है, यानी कि ट्रांजैक्शंस होती हैं, बातचीत होती है, उसके यानी कि कंटेंट के हवाले से हमें स्टोरेज चाहिए, और इसके अलावा हमें जो है स्टोरेज मीडियम को एक्सेस करने का मैकेनिज्म चाहिए, यानी कि एल्गोरिथम्स चाहिए। तो स्मार्ट एल्गोरिथम्स की जरूरत है, और इंटेलिजेंट बेस्ड सर्विसेज की जरूरत है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, मशीन लर्निंग आ जाता है, न्यूरल नेटवर्क्स आ जाता है, और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों के हवाले से इनकी एग्जाम्पल्स के साथ बात कर रहे हैं। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, वो मैं आपको ज़रा बता दूं, और फिर ये आर्टिकल ज़रूर आप देखिएगा। तो ये जो आपको की टर्म्स नज़र आ रही हैं, जिसमें कि 24/7 सर्विस इज 24/7, यानी कि 24 घंटे 7 दिन, और इसमें फ्रॉम एनीवेयर ऑन अर्थ का कॉन्सेप्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो भी डाटा बिजनेस से ताल्लुक रखता है, चाहे वो कस्टमर का हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर का हो, चाहे वो शॉप का हो, चाहे वो स्पेस का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, हमें उसके उस डेटा के एनालिटिक्स से कुछ और इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, एक्सट्रैक्ट करनी होती है, और उसको इंटेलिजेंटली यूज करना होता है। अब यहाँ पर कुछ एक्चुअल और वर्चुअल मीडिया और अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल मीडियम में अगर हम किसी शॉप या सुपर स्टोर को देखते हैं, तो वहां पर हमें फिजिकल आइटम और लोग नजर आते हैं। फिजिकल आइटम का मतलब है कि प्रोडक्ट्स आपको रैक्स में नजर आते हैं, और मूव कोई पर्सन कर रहा होता है, रिप्लेनिश कर रहा होता है, कोई आइटम निकाला, सेल हो गया, और किसी ने परचेज कर लिया, तो वो जगह खाली रह गई, वहां पर दोबारा वही आइटम इन्वेंट्री से निकाल के या वेयर हाउस से निकाल के रखा। तो ये तो फिजिकल मीडियम है। तो फिजिकल मीडियम तो बहुत स्लो चल रहा होता है, लेकिन जब हम लॉजिकल मीडियम पर आते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी हैं, इनको फेस करना पड़ता है सिंक्रोनाइजेशन के। तो यहाँ पर हमें जो है वो जरूरत होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, जहाँ डाटा को स्टोर किया जाता है, जबकि स्टोरेज मीडियम फिजिकल आइटम है। फिजिकल आइटम यानी कि हार्ड डिस्क कह दीजिए, या सर्वर फार्म्स कह दीजिए, जहाँ पर स्टोरेज रखा जाता है, जहाँ पर डाटा रखा जाता है। तो फिर हमें क्लाउड का कॉन्सेप्ट देखना होता है। क्लाउड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। क्लाउड का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि क्लाउड, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन भी लोगों के जहनों में होता है कि क्लाउड जो है वो आसमान पर एक बादल है, और वहां से इंटरनेट कनेक्ट होके हमें सर्विसेज मिल रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एनालॉजी है।
हम जब भी लर्न कर रहे होते हैं तो लर्निंग का बहुत इफेक्टिव मेथड ये है कि लर्न थ्रू एनालॉजी। एनालॉजी से आप बहुत अच्छी तरह से फौरी तौर पर चीजें समझ जाते हैं। तो ऐसा है कि क्लाउड एक तरह का बादल, उसका कॉन्सेप्ट है जो कि वेग है, उससे पीछे क्या चीज़ है वो हमें नहीं पता। बिल्कुल उसी तरह से हम अपने घर पर या हम अपने ऑफ़िस पर या हम अपने मोबाइल फ़ोन के सामने या कंप्यूटर के सामने मौजूद हैं और हम कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे होते हैं, उसके बाद पीछे हमें नहीं पता कि ये एक्सेस कहाँ पर हो रहा है, कहाँ से होके हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो वेग हैं, हमें जो है ना समझने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ़ उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि क्लाउड के साथ जॉइन होना और क्लाउड के पीछे या क्लाउड क्या चीज़ है, वो फ़िज़िकल स्पेस है, जो कि जो क्लाउड सर्विसेज़ प्रेज़ेंट कर रही होती हैं कंपनीज़, उनके सर्वर फ़ार्म हैं। उन्होंने जो है बड़े-बड़े फ़ार्म बना के रखे हुए हैं जहाँ पर स्टोरेज मीडियम है, जहाँ पर जो है उनके एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है उसको एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। तो ये सारा मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से है। जबकि कनेक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू, आईपीज़ के थ्रू हमें दे रहे होते हैं। उसमें मशीन्स के भी एड्रेसेस हैं, यानी कि थिंग्स के भी एड्रेसेस हैं, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग का कॉन्सेप्ट आ गया और इंटरनेट ऑफ पीपल का कॉन्सेप्ट आ गया। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स का कॉन्सेप्ट आ गया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कनेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, नेटवर्क मीडियम के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस यूज़ होते हैं, उनमें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी कि पीडीए जिसे हम एचएचटी भी कहते हैं और स्मार्टफ़ोन भी बिल्कुल उसी तरह का है। और जबकि हमें असल चीज़ है मोबाइल ऐप डिज़ाइन, मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जिसका यूज़र इंटरफ़ेस जो कि सर्विस ओरिएंटेड हो। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें आप देखें क्योंकि इस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो बिज़नेस ओरिएंटेड बात जब भी की जाए तो इन्वेस्टमेंट आता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात होती है। दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। अब ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है, ये रिप्रेज़ेंट कर रही है सोशल वेब, जहाँ पर पीपल, मशीन्स और ये डिवाइसेस सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैंने डिवाइस किया था, मुख्तलिफ राइट-अप पढ़ने के बाद मैंने ये फिगर ड्रॉ किया था, जिसमें कि एक ग्लोब है और फिर ये कनेक्टिविटी के लिए एक वेब का कॉन्सेप्ट दे दिया, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट दे दिया और उसके साथ डिवाइसेस और डिवाइसेस के साथ पीपल कनेक्टेड। अब यहाँ पर ये देखें कि ये डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, स्मार्टफ़ोन है और फिर ये कि टैबलेट है और इसके अलावा जो है ये प्रेज़ेंटेशन मीडियम चल रहा है और यहाँ पर ये कि प्रिंटिंग का मैकेनिज़्म है और इसके अलावा वाईफ़ाई कनेक्शन है, राउटर हैं, फैक्स मशीन है और इसके अलावा ये कि वर्चुअल मीटिंग्स हैं और फिर पर्सनल कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड हैं। अब ये जब आपस में कनेक्टेड हैं तो इनके यूज़र्स जो हैं वो पीपल। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निकल और यहाँ पर पीपल यानी कि सोसाइटी यानी कि सोशल। दिस इज़ सोशियो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। द सोशियो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन सोशल वेब विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि दिस इज सोशियो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये है कि सर्विसेज लोगों को चाहिए तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और फिर जो है जिस तरह की ऑनलाइन सर्विस उनको चाहिए वो अवेल करते हैं। अगर वो सर्विस ऑनलाइन नहीं होती तो फिर एक्चुअल स्टोर पर वो विजिट करते हैं। अब इसके लिए हमें जो है बिग डाटा, अब डाटा जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो बिग डाटा जनरेट होता है तो उसको हैंडल करना, उसके लिए हमें मैकेनिज़्म्स चाहिए जैसे कि हडूप का कॉन्सेप्ट है या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत ही ब्रीफ बातें कर रहा हूँ लेकिन आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएँगी। अब यहाँ पर एक मैकेनिज़्म इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के तहत बताया गया है कि बिज़नेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑपरेशंस और फिर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों इनपुट के तौर पर बिज़नेस सिस्टम को इनपुट दे रहे होते हैं, जबकि रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास अ, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, स्मार्टफ़ोन एटसेट्रा, इनकी इम्प्लीमेंटेशन। और ऑर्गेनाइज़ेशन क्या कर रही है? ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो वर्कफ़्लो डेवलप कर रही है, पीपल मैनेजमेंट कर रही है, प्रोजेक्ट मैनेज कर रही है और बिजनेस मैनेजमेंट में क्या आ गया? मॉनिटरिंग, इनपुट सर्विसेज और कस्टमर क्वेरीज, रिवीजन एंड इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस स्ट्रेटजी। जबकि आउटपुट पे क्या आ रहा है? आउटपुट पे जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबिलिटी,
यानी कि कंटिन्यूस प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और फिर नई स्ट्रेटजीज सामने आ रही हैं जिससे कि रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए। जबकि इसके लिए फीडबैक क्या है? बिजनेस चैलेंजेस, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन है, देखा जाए कि कोई और भी वेंडर है या कोई और कंपनी है वो भी क्या इस तरह की सर्विसेज दे रही हैं, तो हम अपने आप को इम्प्रूव करें या कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करें और फिर सेटअप के ऊपर कॉस्ट लगाए। अब मैं आपको एक मैकेनिज्म ये बताता हूँ, मेरे अगले जो है स्लाइड्स में एक ग्राफ मैंने शो किया हुआ है, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट यानी कि रिटर्न के बाद जो प्रॉफिट होता है उसका 50 to 70% दोबारा से इन्वेस्ट करती है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कि नई टेक्नोलॉजी हो, नई मशीन्स हो, पुरानी मशीनें निकाल देती हैं और सब इंटरनेट ओरिएंटेड होती हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, तो फिर वो फास्ट मैकेनिज्म होता है। यूवर करीम को देख लें, वो सारे इंटरनेट मीडियम के ऊपर है, सारा ई कॉमर्स नेटवर्क है। दराज पीके को देख लें, Amazon.com को देख लें और इसके अलावा Alibaba.com को देख लें। मैंने इन तमाम के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। असल में हम डील कर रहे होते हैं कस्टमर को, और सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से होता है। तो ये एक सिस्टम है। अब इसके लिए सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हमें चाहिए होता है, जिसमें कि अब यहाँ पर मैं इस डायग्राम से बताऊं, ये डायग्राम भी मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी लास्ट ईयर यानी 2019 में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से कि इंटरनेट बेस्ड ई बुकिंग इंजन डिजाइन आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर आपको इस तरह से समझाया जाए कि ये क्लाउड है और क्लाउड पे सर्विसेज अवेलेबल हैं। क्लाउड क्लाउड को यूज कौन कर रहा है? कोई भी एप्लीकेंट जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या किसी पर्पस के लिए अप्लाई कर रहा है। फ्रेंड्स जो है वो आपस में मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, चैट कर रहे हैं। बायर कोई चीज बाय कर रहा है, ऑफिसर कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहा है, स्टूडेंट अपनी स्टडी के लिए इंटरनेट को यूज कर रहा है, क्लाउड को यूज करता है, एम्प्लॉय अपने रिकॉर्ड्स या एचआर के साथ एचआर के रिकॉर्ड्स देखने के लिए यूज करता है। इसके अलावा ये जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है वो ऑफिस में है। अब ऑफिस के हवाले से अगर बात की जाए तो किस किस तरह के ऑफिस मैकेनिज्म्स हैं? बैंक का ऑपरेशन है और फाइनेंस का ऑपरेशन है, ट्रेजरी है, और इसके अलावा सेल्स मैकेनिज्म है, जैसे कि Amazon.com की एग्जांपल आप ले लें, और इसके अलावा अलीबाबा की जो मिसाल हमने दी वो ले लें, Alibaba.com देख लें, दराज पी के देख लें। कस्टमर सर्विसेज, तो कस्टमर सर्विसेज के लिए एक पोर्टल, उसकी एग्जांपल आप ले लें। फाइनेंस यानी कि स्टेट बैंक्स जिसकी मिसाल है, और इसके अलावा वर्चुअल मीटिंग्स के लिए वेन्यूज हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, ठीक है, वो भी क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल मीडियम एंड वर्चुअल मीडियम। और इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग, तो जहां पर ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से ये क्लाउड सर्विसेज हैं। क्लाउड सर्विसेज अब जो है इंटरफेस पर एजेंट्स मौजूद हैं, और ये एजेंट्स क्या करते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो डाटा एक्विजिशन सर्वर के थ्रू अपने कंसर्न सर्वर को एक्सेस करते हैं। उनके पास प्रोग्राम होते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, और उनके थ्रू ये एक्सेस मैकेनिज्म डेवलप होता है, यानी कि डाटा ये जनरेट हुआ यहाँ से, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इस लेयर के ऊपर हो रहा है, फिर डाटा प्रोसेसिंग इस लेयर के ऊपर हो रहा है, और इसके अलावा रिपोर्ट जनरेशन का मतलब है कि ये इनपुट और आउटपुट सारी डाटा के एनालिटिक्स यहाँ पे शो हो रहा है। अब डाटा के एनालिटिक्स में आपको ये बताऊं कि अब आगे इस हवाले से भी बात होगी कि जब इंटेलिजेंट मीडियम है, सारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो मिसाल मैं आपको दूंगा यूट्यूब की। अब ये यूट्यूब जो कि मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, उसी का एनालिटिक्स देखें। ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ डाटा उसका रिकॉर्ड कीप करना और उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करना, ताकि फौरी तौर पर ये पता लगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है, कौन कनेक्टेड हैं, और किसका ट्रेंड क्या है, किस तरह के जो है डिमांड है। और इसके अलावा ये कि यूजर की साइकोलॉजी का भी पता लगता है, उनका सर्फिंग मैकेनिज्म का भी पता लगता है, क्योंकि हमारे पास ग्राफ मौजूद हैं। ग्राफ हमें तमाम बातें बता देते हैं। अब किस किस तरह के ग्राफ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है, और इसके अलावा और भी मैकेनिज्म्स हैं। तो ये आपको सिर्फ बताने के लिए है कि वी डू रिक्वायर या बिजनेस रिक्वायर एनालिटिक्स, बहुत ही डिटेल्ड एनालिटिक्स। अब ये देखें
कि हर इंडिविजुअल के बारे में और एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पता लग रहा है कि वो कौन किस वक्त क्या वॉच कर रहा है, उसके वॉचिंग आवर्स क्या हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को ये बताई चीजें। और इसके अलावा ये तो एक वेब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई है, लेकिन बात यह है कि हर बिजनेस ओरिएंटेड साइट अपने एनालिटिक्स रखती है। उसको ये इंफॉर्मेशन बहुत, यानी कि हर पल इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हर वक्त उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो इंटेलिजेंट डिसीजंस लें। अब मैंने यहाँ पर एक डिसीजन ये लिया कि अभी ये जो लेक्चर सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो उससे पहले मुझे कमेंट बहुत अच्छे मिले, तो मैंने कहा इसको और अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाए। तो ये कि वो जो एनालिटिक्स आया, वो जो कमेंट आए, उसकी बुनियाद पे ये चीजें अब इनहेंस हो रही हैं। तो इसमें टाइम तो लग जाता है, लेकिन ये कि क्वालिटी फौरी तौर पर मिल जाती है। अब इसमें जो है वो डिजाइन मैकेनिज्म, वेब ऐप एंड मोबाइल ऐप डिजाइन। अब मोबाइल ऐप डिजाइन के हवाले से यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शेयर किया हुआ है, और उसमें यह है कि ये आपका मोबाइल फ़ोन या वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये इनके आइकॉन्स हैं। अब ये जो है असल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी एप्लीकेशन को। अब जो भी एप्लीकेशन आप बनाते हैं, उसकी डिज़ाइन कंसिडरेशन के लिए 3 खास चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले सिक्योरिटी मेजर्स को आप सोच लें ज़हन में कि ये आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको ट्यून करनी होती है। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स कि जी किस क्लाइंट तक क्या इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, कैसे फ़िल्टर लगाए जाएँ। तो उसके बाद जो है हम लेफ्ट हैंड साइड पर ये 3 चीज़ें देखते हैं और राइट हैंड साइड पर ये 3 चीज़ें देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पर इंटरफ़ेस, इंटरफ़ेस किस तरह का होगा, फ्रंट एंड यूज़र की साइकोलॉजी के मुताबिक हम डेवलप करते हैं। और ये कि उसका सर्फिंग मैकेनिज़्म के तहत उनके सामने वो एप्लीकेशंस लेकर आते हैं, जैसे कि गेम्स को आप देख लें। आउटलुक एस्थेटिक, यानी कि डेकोरेशन किस तरह का हमने रखना है। और इसके अलावा कंटेंट फ्रेमिंग, किस-किस तरह के कंटेंट आने चाहिए और इतने ऑर्गेनाइज हों कि व्यू भी अच्छे तरीके से हो और रीडेबल भी हो। तो ये तो फ्रंट एंड के ऊपर सारी चीजें आ गई। और बैक एंड के ऊपर क्या होता है? बैक एंड के ऊपर आर्किटेक्चरल फ्लो, आपका जो मॉडल होता है, जो आप डेवलप करते हैं। और फिर नेविगेशन मैप कि किस तरह से कहाँ-कहाँ लिंक, हाइपरलिंक होंगे और किस आइकन को प्रेस करें या किस टेक्स्ट को प्रेस करें या टच स्क्रीन के तहत टच करें तो वो उस कंसर्न वेब पेज पर चला जाए। तो उसे हम कहते हैं नेविगेशन। तो नेविगेशन मैप डिजाइन। और फिर जो आपके सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो उनकी डेवलपमेंट और उनका सेटअप। तो अब ये भी देखें कि इनकी आपस में कनेक्टिविटी भी है, वन टू वन कनेक्टिविटी है। इसका मतलब है कि इन सब के बारे में, यानी कि फ्रंट एंड इंटरफेस इंटरफेस जो बन रहा है उसकी भी सिक्योरिटी हो, उसकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी हो। इसी तरह से अगर इस इंस्टेंस को लेते हैं, तो आउटलुक एस्थेटिक, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के मुताबिक और उसमें भी सिक्योरिटी हो। तो जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं आज के ज़माने में जो वेब ओरिएंटेड होती हैं, उसमें सिक्योरिटी, लॉगिन और पासवर्ड ज़रूर रखा जाता है ताकि कोई हैक ना कर सके। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी है। अब यहाँ पर डिज़ाइन कंसिडरेशंस को आप ज़रा फ़ोकस करें। ये आपकी बुक में भी मौजूद हैं कि दीज़ आर द मेन 9 डिज़ाइन कंसिडरेशंस फॉर वेब ऐप एंड मोबाइल ऐप डिज़ाइन, जिसमें कि फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस, एस्थेटिक, कंटेंट फ्रेमिंग, आर्किटेक्चरल फ्लोज, नेविगेशन, कंपोनेंट्स और इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेब एंड मोबाइल सेटअप, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आ गया। ये जो यहाँ पर 9 आपको मेजर्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे इन सब को डिज़ाइन करना होता है। तो यही है कि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अलावा सिक्योरिटी, यही बात है कि हमें जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्रोच फॉलो करनी होती है। और फिर असल में इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाइपर मीडिया डिजाइन। हाइपर मीडिया का मतलब है कि पीछे लिंक लगे हुए होते हैं और हमें एक-एक चीज को बाकायदा तौर पर प्लेस करना होता है। तो यहाँ पर कुछ ई-कॉमर्स बेस्ड कंसीडरेशंस हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अब चूंकि डेटा से ताल्लुक होता है, अब यहाँ पर मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट या आगे डेटा माइनिंग वगैरह आप पढ़ेंगे तो उस वक्त आप अच्छे तरीके से देखेंगे। इस वक्त सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं।
पीछे इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स लगे हुए होते हैं बैकएंड पर, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरिंग मेथड जिसमें के मोनोथेटिक मेथड, पॉलीथेटिक मेथड और न्यूरल नेटवर्क्स या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ये सिस्टम आ जाता है। अब हमारे पास डाटा माइनिंग की अप्रोच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और डाटा माइनिंग की अप्रोच क्या है, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम ग्राफ के थ्रू रीड कर सकें विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा और उसकी डिस्क्रिप्शन, और दूसरे क्लासिफिकेशन यानी कि कैटेगराइजेशन हो, स्ट्रक्चरिंग हो, और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी हो कि जी इससे रिजल्ट क्या आ रहे हैं और फिर हम डिसीजन लें। ये और इसके अलावा प्रिडिक्शन भी है। स्टॉक एक्सचेंज को आप देख लें, स्टॉक एक्सचेंज में पैनल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन डॉलर के रेट और करेंसी के रेट के मुताबिक पूरी दुनिया की आ रही होती है, फिर बाय एंड सेल के डिसीजन लिए जाते हैं। तो विजुअलाइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन के लिए हम ग्राफ का सहारा लेते हैं। तो उसमें डाटा विजुअलाइजेशन डिस्क्रिप्शन के लिए एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक चाहिए। अब यहाँ पर यही कहा जाता है कि कंप्यूटर साइंस में स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स का क्या सवाल है, तो याद रखिए कि बगैर मैथमेटिक्स और बगैर स्टैटिस्टिक्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो यू रिक्वायर एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक कि आप इस तरह के बेसिक ग्राफ्स भी बना सकें कैटेगराइजेशन के लिए, और फिर ये कि हिस्टोग्राम, बार चार्ट और कैटेगोरिकल चार्ट आ गए। इसके अलावा एडवांस मैकेनिज्म के जो चार्ट हैं, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, स्कैटर चार्ट, रिग्रेशन एनालिसिस और कॉन्टिजेंसी ग्राफ्स, ये आप जरा देखिएगा स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में। और फिर इनकी एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन किस तरह से होगी वो भी यहाँ पर मेंशन किया है, जिसमें कि हमें एडवांस एल्गोरिथम्स की जरूरत है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स की जरूरत है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के मॉडल्स की जरूरत है। इसे हम कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि डिसीजन ट्रीज आ गए, रेग्रेशन मेथड आ गए, एसोसिएशन रूल्स आ गए, और इसके अलावा बेजियन नेटवर्क्स आ गया, जेनेटिक एल्गोरिथम आ गया, और न्यूरल नेटवर्क की तो पहले भी बात की गई। तो ये आप आपको इन तमाम चीजों को आगे जाके समझने और सीखने की जरूरत है। ये एक एक चीज पर इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी कई घंटे लग जाते हैं। तो बिल्कुल मैथमेटिकल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। तो आप जरा देखिएगा जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, और आगे भी इस हवाले से बात की गई है, मशीन लर्निंग के हवाले से मैं आपको फिर भी शो करूंगा। तो ये सारे जो चैलेंजेस, अब एनालिटिकल चैलेंजेस हैं कि बिग डाटा को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हमें डाटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है, और फिर ये कि नेटवर्क इंजीनियर्स की ज़रूरत है। ठीक है, ये आर्टिकल, इसके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, ये आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये मेरा आर्टिकल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से डेवलप किया था मैंने, और इस पर बहुत मेहनत की। अब